हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी किडनैप हो गए थे और वो दोनों बंधे थे। दोनों ही जब उठते हैं तो अपने हाथों को देखते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में बंधे हुए थे और दोनों ही पैनिक हो जाते हैं। वांग जी विंग से कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा विंग। विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। तभी अचानक से दोनों को एक वॉइस सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद उन्हें ये कंफर्म होता है ये वही बिजनेसमैन वन चाओ है। दोनों ही पैनिक होते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें पीछे से कोई कहता है, कोई फ़ायदा नहीं है छूटने का, तुम दोनों बच नहीं पाओगे मुझसे। तभी अचानक से विंग वांग जी एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं वन चाओ है जो कि उनकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। दोनों ही डरे हुए थे। विंग की आंखें टियरी थी। विंग कहता, हस्बैंड हस्बैंड, ये वही जगह, वही जहाँ से आप मुझे भगा के ले गए थे। वांग जी कहता, मैं उसी हल में वापस। वांग जी आसपास देख रहा था। जिस जगह वांग जी रहता था ये उसी जगह का कोर्ट यार्ड था। तभी वांग जी देख के पहचान जाता है और इस जगह से वांग जी को नफरत थी। वांग जी विंग से कहता, मैं यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन आज मैं इसी जगह हूँ। इसी जगह की वजह से मेरी माँ की वो हालत हुई और ऐसे लग रहा है मैं अपनी मॉम के मर्डरर के पास हूँ और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं उन्हें ख़त्म करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी मॉम को इस हाल में पहुँचाया था और लास्टली मेरी मॉम को ख़त्म किया था। वही कहता, हस्बैंड मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी मेरे साथ, हस्बैंड। वांग जी फुट स्टेप सुन रहा था। पहले एक ही के थे, अभी काफ़ी सारे लोगों के। वांग जी पीछे देखने की कोशिश करता है बट सही से देख नहीं पा रहे थे वो लोग। तभी सामने आके वन चाओ खड़ा होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग एंड उस जगह के लोग भी थे जिनका ये घर था जहाँ ये सब कुछ होता था। वांग जी देख रहा था। तभी इस जगह का ओनर आता है और कहता है, हाँ, तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती करी। आपकी वजह से ये वापस आ पाया हमारे पास। अब देखिए इसका क्या हाल करते हैं। इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ से भागने की, या अपनी माँ को भगाने की, या फिर इस ओमेगा को। तभी वन चाओ कहता है, आपको पता भी है इसने भगाया प्लस इस ओमेगा से शादी की है। फिर वो विंग के पास आता है और धीरे से विंग के फेस को टच करता है। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी मुट्ठियाँ कसता है। तभी वन चाओ कहता है, वैसे शादी हुई है तो तुमने वेडिंग नाइट तो मनाई होगी। विंग घूर के देखता है और कहता है, बिल्कुल, वो मेरे हस्बैंड है तो करूँगा ही। तभी एक स्लैप पड़ता है विंग के मुंह पे। वांग जी गुस्सा करता है और कहता है, दूर रहो उससे, समझ में आया, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वांग जी को पढ़ना स्टार्ट होती है नॉन स्टॉप। मतलब कि पीछे से जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के गार्ड्स और वन चाओ के गार्ड्स, वो वांग जी को धड़ाधड़ मारना स्टार्ट करते हैं स्लैशेस से, बुरी तरीके से। विंग चिल्ला पड़ता है। विंग कहता, प्लीज़ उन्हें मत मारो, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। वांग जी बस चिल्ला रहा था, अभी के लिए कंट्रोल कर रहा था कि वो ज़्यादा न चिल्लाए वरना विंग पैनिक हो जाएगा। इधर विंग बस बुरी तरीके से चिल्लाता है। तभी वन चाओ विंग के बालों से पकड़ के उसके सिर को ऊपर करता है। विंग आंखें बंद कर लेता टाइट करके। वन चाओ कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम पे मेरा दिल आ गया था। मैं चाहता था तुम्हें छूना, पहली बार तुम्हें अपने बेड पे लाना चाहता था, बट तुमने इस 2 कौड़ी के नौकर के साथ रात गुजार ली, अच्छा नहीं किया। विंग गुस्सा करता है। विंग कहता है, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, समझ में आया, हस्बैंड है मेरे। तभी वन चाओ फिर से एक स्लैप देता है और वांग जी का पारा हाई हो जाता है। मतलब इतना गुस्सा आता है उसे कि वो बता नहीं सकता। जिस पर्सन को वो अपने सिर पे बिठा के रखता है उस इंसान को इसने हाथ भी कैसे लगाया। वांग जी मन में सोचता है, एक बार मेरे हाथ खुल गए
तो जितने थप्पड़ विंग को पड़े ना, गिन गिन के उसका हिसाब लूँगा तुझसे। विंग को ऐसे मार खाते देख वांग जी के अंदर की सारी अच्छाई, सारी सॉफ्टनेस गायब हो गई थी। वांग जी उसे घूर रहा था। इस समय वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस दांत पीस रहा था, क्योंकि उसे कंटिन्यू बहुत मारा जा रहा था। बट वांग जी की आंखों में जो गुस्सा था वैन चौ को देखते हुए, वो अलग था, क्योंकि जिस तरीके से वो विंग को छू रहा था, बस वांग जी जैसे अभी इसे खा जाएगा कच्चा। वैन चौ धीरे से विंग के फेस को टच कर रहा था, विंग के बालों को टाइट करके पकड़ा था और उसके फेस को ऊपर किया हुआ था। विंग आंखें बंद करके बस दर्द में आवाज़ निकाल रहा था। वैन चौ कहता है, मैंने सोचा था बहुत अच्छा जाएगा, तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ होने नहीं दूंगा। शायद मैं तुम्हें अपने लिए रख लेता, क्योंकि तुम हो ही इतने ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन तुम्हारा बैड लक, मैंने ट्राई भी किया दोबारा से, तुम मुझे इत्तेफाक से कॉलेज में मिल गए। मैंने पहले बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मिले नहीं। इतने टाइम से जिसे मैं ढूंढ रहा था दर बदर, वो मुझे मिला कहाँ? कॉलेज में। यहाँ से निकलने के बाद तुम आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, वो भी इस 2 कौड़ी के नौकर के साथ। और मैं तुम्हें यहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ। तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हें ऑफ़र भी दिया, लेकिन तुम चालाक निकले, या फिर कहूँ इसके कहने पे। वैन चौ वांग जी को देखते हुए बोलता है। वांग जी मुट्ठियाँ कसे हुए था और बस अपने हाथों को जैसे खींच रहा हो बार बार कि ये खुल जाएं बस एक बार। वैन चौ कहता है, उस दिन कॉलेज में जब तुम्हें देखा था, पूछो नहीं मुझे कितना अच्छा लगा था। मैं बता नहीं सकता, मुझे लगा था तुम मेरे हाथ लग गए। अब तुम हाँ करोगे जल्दी से और मेरे पास आओगे, फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से यूज़ करूँगा। लेकिन तुम इतने चालाक निकले कि तुमने प्रिंसिपल से कह के मना करवा दिया। मैंने सोचा इतना अच्छा ऑफ़र भला कैसे कोई रिजेक्ट कर सकता है। तब मैंने तुम्हारे बारे में पता किया, बट तुम्हारा स्टेटस सिंगल ही आया और कुछ भी मुझे ऐसा पता नहीं चला। और पता किया कि तुम रहते कहाँ हो, फिर पता चला तुम किसी के साथ रहते हो। अब वो पर्सन कौन है ये नहीं पता, लेकिन जब उस दिन मुझे पता चला कि तुम मार्केट आ रहे हो अपने लोगों से, मैं तुमसे मिलने आया। तब मैंने इस 2 कौड़ी के नौकर को तुम्हारे साथ देखा। इसे देखते ही मुझे समझ में आ गया कि इसी ने तुम्हें ये चालाकी सिखाई होगी। फिर जब तुमने बोला कि तुमने शादी कर ली है, तब तो कंफर्म हो गया कि इस नौकर ने ही तुम्हारे कान भरे और तुम्हें यूज़ भी कर लिया है मुझसे पहले। विंग घूर घूर के वैन चौ को देख रहा था और वांग जी भी। वैन चौ कहता है, मेरा बैड लक, मैं तुम्हें पहले टच नहीं कर पाया। विंग इसमें करता है, मतलब उसे खुशी थी कि उसके वांग जी ने उसे टच किया। अब ये इंसान नहीं टच करेगा, क्योंकि वांग जी ने बताया था कि एक बार अगर किसी ओमेगा को कोई और टच कर ले तो वैन चौ नहीं करता है, उसे छोड़ देता है। तो इस बात के लिए तो विंग रिलैक्स था कि अब ये इंसान उसे टच नहीं करेगा। वैन चौ कहता है, मैं बेसब्री से तुम्हें चाहता था। देखो ना, उसके बाद भी तुम्हें ऑफ़र दिया मैंने, इसके साथ देखने के बाद भी, ये जानने के बाद भी कि तुम मैरिड हो, तुम्हारे साथ सब कुछ कर चुका होगा ये, बट तुमने मना कर दिया। विंग फिर थोड़ा सा टेंस होता है, फिर सोचता है। वैन चौ कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया इसके साथ ये सब कुछ करके, और इसने जो किया इसके किए की सज़ा तो मैं दूंगा। मेरी चीज़ पे इसने अपना हक कैसे जमाया, इसे इतना मारना कि इसके हाथ पैर सब टूट जाएं। इसने जिन हाथों से टच किया है, जिन कदमों से तुम्हारी तरफ बढ़ा है, मैं ये सब कुछ तोड़ दूंगा। इसकी आंखें फोड़ देना। इसने तुम्हें देखने की कोशिश की है, मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगा। वांग जो गुस्से में देख रहा था और विंग डरा हुआ था बुरी तरीके से। विंग कहते, नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ कुछ मत करना, बता रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वैन चौ कहता, ओह हाँ। वो विंग के मुंह को, मतलब उसके चिक्स को पिंच करते हुए बोलता है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके मरने के बाद तुम मेरे होगे। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है शॉकिंगली, और वांग जी भी, मतलब दोनों एक दूसरे को देखते और शॉक्ड थे। वैन चौ कहता, क्या हुआ? मुझे लगता है इसने तुम्हें बताया होगा मेरे बारे में। हाँ,
अगर किसी ओमेगा को कोई और टच कर ले तो मैं उसे छूता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं बसता है। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम्हें इसने छुआ है, हु केयर्स। मैं तब भी तुम्हें चाहूँगा, लेकिन हाँ, पहले तुम्हें इसके किए की सज़ा दूँगा। पहले तुम्हें इतना मारूँगा कि तुम्हारा दिमाग सही हो जाए। तुमने हिम्मत भी कैसे की किसी और के साथ ये सब कुछ करने की। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ करूँगा। क्यों ना मैं तुम्हारे इसी हस्बैंड के सामने तुम्हारे साथ करूँ, मज़ा आएगी। इसी के सामने तुम्हें मारूँगा और इसी के सामने करूँगा। फिर इसे पता चलेगा इसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो रही है, वरना इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता, अपने हाथ दूर रखना, मुझे हाथ मत लगाना। वांग जी कहता, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी वाइफ को टच मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वैन चौ आंखें दिखाता अपने गार्ड्स को कि वो क्या कर रहे हैं, इसे मार क्यों नहीं रहे सही से, इसकी आवाज़ क्यों निकल रही है अभी तक। तभी उसके गार्ड्स इशारा समझ जाते हैं वैन चौ की आंखों का। वो स्पीड को बढ़ाते और बुरी तरीके से मारते। वांग जी की अब बुरी तरीके से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी वैन चौ कहता है, इसकी आंखें निकाल लो। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको, पहले इसे दिखा तो दूँ इसकी बीवी और मेरा रोमांस, उसके बाद इसकी आंखें निकालना। उसके बाद इसकी आंखों का कोई काम नहीं रहेगा। इसकी ज़ुबान बहुत चलती है, इसकी ज़ुबान काट दूंगा मैं। तभी विंग देख रहा था। अब विंग समझता है कि वांग जी क्यों इसे इतना ख़तरनाक बोल रहा था। विंग कहता है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, उनके साथ कुछ मत करो, इन्हें जाने दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सर। तभी वैन चौ कहता, वाह कितना अच्छा लग रहा है, तुम मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहे हो, बट तुम इसके लिए कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, और मारो इसे। वांग जी पूरा ब्लड में कवर हो गया था, बट वांग जी की जो आंखें थी अभी भी वो गुस्से में रेड थी। वो अभी भी कोशिश कर रहा था अपने हाथों को छुड़ाने की, बट उसके हाथों से भी ब्लड निकल रहा था। बहुत बुरी तरीके से वो लोग मार रहे थे, जिसकी वजह से झटका पड़ा था। ऊपर से वांग जी भी खींच रहा था अपने हाथ, तो उसके हाथ कट गए थे, यानी कि रिस्ट। वैन चौ विंग को देखता है और कहता है, करो रिक्वेस्ट, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे लिए तुमने ऐसा किया क्या है जो मैं तुम्हारी बात मानूं? विंग कहता, मैं क्या करूं, मुझे बता दो, मैं सब करूंगा, लेकिन इन्हें जाने दो यहाँ से। तभी वैन चौ कहता, ओहो, लगता है प्यार व्यार का चक्कर है। शादी के साथ साथ मुझे लग रहा है तुम्हें प्यार भी हो गया है इस नौकर से। तभी विंग देखता है। विंग कहता है, हाँ हो गया है प्यार, क्योंकि ये है प्यार के लायक, तुम्हारी तरीके नहीं है घटिया। और उन्हें बार बार नौकर कहना बंद करो। उनका अब तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। वो किसी के नौकर नहीं है, वो मेरे हस्बैंड है, समझ में आया? तभी वैन चौ कहता है, तुम्हारी ये जो ज़ुबान चलती है ना, यही मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद आए हो, बहुत ज़्यादा, और तुम्हारी यही ज़ुबान मुझे बंद करनी है। विंग देख रहा था। वांग जी की हालत ख़राब हो जाती है बहुत बुरी तरीके से, बट वांग जी अभी भी कंटिन्यू अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे पसंद नहीं आ रहा था विंग से इस तरीके की बातें, मतलब कोई भी करे वो सुन नहीं पा रहा था। वांग जी बस इस इंसान को जान से मारना चाहता था बुरी तरीके से। वांग जी धीरे से बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ाते शब्दों में बोलता है, हिम्मत है तो हाथ खोल दो मेरे। तभी वैन चौ देखता और कहता है, हिम्मत तो बहुत है, लेकिन तुम्हें दिखाने का कोई शौक़ नहीं है। तुम ऐसे झटपटाते तड़पते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो नौकर। विंग कहता है, मैंने कहा ना, उनसे ऐसे बात करना बंद करो। तभी वैन चौ कहता है, एक काम करो, इसके हाथ खोलो, और ये मुझे अभी अपने बेड पे चाहिए। एक काम करो, रूम रेडी करो, वहाँ पे इस नौकर को लेके आओ बंधा हुआ, और इसे वहीं पे जो भी कुछ मैं इस ओमेगा के साथ करूँगा देखने के लिए छोड़ दो। तभी वो लोग हामी सिर करते हैं और वांग जी को वहाँ से ओपन करने लगते हैं। वांग जी जैसे देखता उसके हाथ खुल रहे हैं, तभी वो बस इंतज़ार कर रहा था ज़रा सा भी, मतलब उसके हैंड्स लूज़ हुए तो फिर वो क्या हाल करेगा उसे नहीं पता, क्योंकि पहले एक डर था, उसकी माँ थी यहाँ और वो कुछ कर नहीं सकता था।
अभी भी डर है, विंग है यहाँ, लेकिन विंग की ही जान को खतरा है। पहले इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन पता नहीं जब से वो बाहर निकला था अलग सी हिम्मत आ गई थी, जैसे कि उसने सीखा हो बहुत कुछ और अब वो ज़रा भी रिस्क नहीं ले सकता। उसने अपनी माँ को अलग तरीके से प्रोटेक्ट किया था। उसकी माँ के टाइम उसे सॉफ्ट रह के अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना था, उनका कहना मान के, जो यहाँ के लोग हैं। तभी उसकी माँ सेफ रह पाती, क्योंकि सब कुछ उसकी माँ से निकाला जाता था। सारा गुस्सा, वांग जी के सारे किए हुए काम का बदला, क्योंकि वांग जी ने गुस्सा भी करके देखा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था अपनी माँ के साथ। और विंग के साथ बात कुछ और थी। अगर विंग के मैटर में वांग जी सॉफ्ट हुआ तो बहुत कुछ हो जाएगा विंग के साथ। यहाँ पे वांग जी सॉफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो यहाँ रहता नहीं है, वो बाहर निकल चुका है यहाँ से। हाँ, भले वो वापस आके फंस गया, लेकिन यहाँ वो रहता नहीं। अब उसे भी बहुत कुछ नॉलेज हो गया और बहुत कुछ उसने सीख लिया इतने दिन में। और वांग जी कमज़ोर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ पे रह रह के उससे बहुत काम करवाया गया था, वो भी मेहनत का, जिसकी वजह से वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। जैसे कि यहाँ के लोग थे गार्ड्स, और उनसे भी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा वांग जी, क्योंकि उसने इनसे भी ज़्यादा काम किया था। ये लोग सिर्फ यहाँ पे रखवाली करते थे, लेकिन वांग जी से बेढप वो लोग काम करवाते थे, हद से ज़्यादा। वांग जी बस इंतज़ार करता है, जैसे ही उसके हाथ ओपन होते हैं वो तुरंत ही छुड़ा लेता है एक झटके में, पलक झपकते ही। वो लोग बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उन्हें वांग जी की ताकत का और वांग जी की टेक्निक का पता नहीं था, क्योंकि कभी वांग जी यहाँ रह के लड़ाई नहीं। तो उनके सामने वो शांत था, बिल्कुल शांत। कुछ उसने नहीं किया था कभी भी, कोई फ़ाइट नहीं, कुछ भी नहीं, बस काम करता था। तो उन्हें नहीं पता था कि ये फ़ाइट में अच्छा है नहीं, उसकी स्ट्रैटेजी या फिर उसका टैलेंट क्या है फ़ाइटिंग में। उन्हें लगा नॉर्मल सा होगा, क्या ही कर लेगा। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वांग जी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे ही वांग जी के हाथ फ्री होते, वांग जी टूट पड़ता है। सबसे पहले तो वन चौ को लगा के देता है, मिला के, मतलब इतना पंच करता है उसके फेस पे। अचानक से वन चौ ज़मीन पे, मतलब इतना मार रहा था, उसके टमी पे बैठ के धड़ाधड़ मारना स्टार्ट करता है। मतलब जैसे उसके हाथ खुलते, वो लोग जो खड़े थे वो तो बस देखते रह जाते कब वांग जी उनके हाथ से फिसल गया। विंग देखता है और खुशी होती कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा। वांग जी नॉन स्टॉप मार रहा था, 1 मिनट में उसका मुंह पूरा सुझा देता है, फोड़ डालता है उसका मुंह। वन चौ इतना सडन हुआ था कि हड़बड़ा गया, तो उसे कुछ समझ नहीं आया वो कब ज़मीन पे आया, क्योंकि छूटते ही वांग जी ने एक पंच दिया और उसके बाद गिरा दिया। उसके बाद वो बैठ गया उसकी टमी पे। सभी आते हैं और पकड़ लेते हैं वांग जी को और छुड़ाने की कोशिश करते हैं वन चौ को वांग जी से। वन चौ बिल्कुल हड़बड़ा गया था, उसकी नाक से खून निकल रहा था, माउथ से भी, और एक साइड का पोर्शन पूरा स्वैलन हो गया था, एक झटके में पूरा रेड। वांग जी को पूरे 6 लोग आके पकड़ते हैं, 3 इधर से 3 उधर से, मतलब कि राइट लेफ्ट से, और उसके बाद उसे पकड़ के उठाने लगते हैं ज़बरदस्ती, उसके हाथों को दूर करते हैं वन चौ से। वांग जी मुठ्ठियाँ बनाता है उसे मारने के लिए, जैसे छटपटा रहा हो, और उसे दूर किया जाता है खींच के। तभी वांग जी किक करने लगता है, 2-3 तो किक करता ही है उसे धड़ाधड़, बट वन चौ तुरंत ही फ्लिप होता है और वो एक राउंड लेके उठ के बैठता है। इतना हड़बड़ा गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत ही अपनी नोज़ को चेक करता है, उससे ब्लीडिंग हो रही थी और उसके माउथ से भी। वन चौ का गुस्सा हाई हो जाता है। इधर वांग जी कहता है मेरे हाथ लग। वो तुरंत ही फाइट करने लगता है उन 6 लोगों के साथ। वन चौ देख रहा था। वन चौ कहता है अपने गार्ड से अटैक करो इस पर, इतना मारो कि दिमाग ठीक हो जाए। तभी वहाँ पे 10 लोग और आते हैं उन 6 के साथ, और फिर वांग जी की कुटाई शुरू होती है। वन चौ कहता है इसे बांधो और रूम में लेके चलो, और हाँ, इस ओमेगा को खोलो, इसे मुझे ला के दो। पहले तो पहले तो मैंने सोचा था इस ओमेगा के साथ आराम से करूँगा, इसकी आंखों के सामने सब कुछ, लेकिन अब देखो इसके किए की सज़ा इस ओमेगा को दूंगा मैं। जल्दी इसे खोल के मुझे दो। विंग घबरा जाता है। इधर वांग जी फाइट कर रहा था। विंग कहता छूना नहीं मुझे, समझ में आया हस्बैंड। विंग बस बातों का ही तेज था, स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि विंग बस मुंह ही चला पाता था, फाइट नहीं कर पाता था, तभी वो फंस जाता था। विंग घबराते हुए वांग जी कर रहा था। वन चौ के लोग विंग को ओपन करते हैं और बस वन चौ के ऊपर फेंक देते हैं। तभी अचानक से वन चौ कैच करता है विंग को। अचानक से वांग जी टर्न होके देखता है, तभी वांग जी को एक पड़ती है और वांग जी ज़मीन पे। विंग चिल्ला पड़ता है। विंग कहता है हस्बैंड,
इधर वेइंग को वन चाओ अपनी बाहों में ले लेता और कहता है, वाह, इस टाइम का कितना वेट किया था मैंने। वेइंग कहता है, तुम घटिया इंसान हो, तुम तुम इतने बड़े कंपनी के मालिक कैसे हो सकते हो? तुम में ज़रा भी तमीज़ नहीं है, छोड़ो मुझे। हस्बैंड, हस्बैंड। बट वांग जी अभी फाइट कर रहा था और वो घूंसे लात भी खा रहा था। इधर वन चाओ अचानक से विंग को उठा लेता है शोल्डर पे। विंग उसे मारता है, किक करता है, अपने पैर मारने वाला था उसके इम्पोर्टेंट सामान पे, तभी वन चाओ पैर पकड़ लेता है विंग का और उसे लेके जाने लगता है और कहता है, इसे बांधो और लेके आओ रूम में। तभी वो लोग वांग जी को पहले तो किक करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद उसके हाथ पैर बांधने की कोशिश करते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था उन लोगों को। बट वो लोग काफ़ी ज़्यादा थे और एक अकेला वांग जी कैसे ही सबसे लड़ेगा। ऊपर से पहले उन लोगों ने उसे बहुत मारा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था वांग जी का और वो इंजर्ड था और मार रहे थे कंटिन्यू। तो कितना ही वांग जी सरवाइव कर पाएगा। इधर वांग जी को बांध देते वो लोग अच्छे से, उसके हाथ पीछे, और उसे घसीटते हैं सीधे दोनों आर्म से पकड़ के और उसे ले जाने लगते हैं वन चाओ के पीछे पीछे। इधर वांग जी बस देख रहा था और वो फाइट करने की कोशिश कर रहा था, अभी भी बंधा हुआ था फिर भी, बट वो कुछ नहीं कर पा रहा था। नाउ वांग जी को फिर से डर लगता है, जैसे उसे अपनी मदर के लिए लगता था बहुत ज़्यादा। मतलब ये वो मोमेंट था जब वांग जी सच में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और अगर कोई अभी कह दे कि विंग को बचाने के लिए गिव अप कर दो या तुम अपनी जान दे दो तो वो कर सकता है ये। वांग जी सोच रहा था क्या वो सच में अपने अपने विंग को नहीं बचा पाएगा इस घटिया इंसान से। वांग जी फिर भी स्ट्रगल करता है। उसकी जो आइज़ थी पूरी ब्लड में कवर हो गई थी, क्योंकि जब उसके सिर से खून बह रहा था तो उसकी आंखों में भी जा रहा था, जिसकी वजह से पूरी रेड हो गई थी उसकी आइज़। इधर विंग मार रहा था उसे और कह रहा था, नहीं मुझे छूना नहीं, मैं सबको बता दूंगा तुम एक घटिया इंसान हो, कॉलेज में बता दूंगा, तुम कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। वन चाओ एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। विंग उसे मार रहा था और वन चाओ उसे लेके जाता है जिस रूम में, जो उसका वीआईपी रूम था यहाँ पे, उसी रूम में लेके जाता है। उसका एक अलग सेपरेट रूम था। तभी वहाँ ले जा के सीधे विंग को फेंक देता है वो बेड पे। विंग बाउंस मारता है। इधर वो देखता है पीछे जहाँ पे वांग जी को लाया जा रहा था। विंग वांग जी की हालत देखता है, विंग घबरा जाता है। तुरंत ही बेड से उतर के वो वांग जी की तरफ भागने वाला था। वन चाओ उसकी टमी से पकड़ के उसे अपने पास करता है और बैक से हक करता है, मतलब वही वाली पोजीशन थी बैक से हक करने वाली, वो पकड़ लेता है। विंग अपने हाथ पैरों को फेंकता है, चटपटाता है, वांग जी की तरफ जाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है। तभी वन चाओ टाइट करके पकड़े रहता है उसकी कमर से बहुत ज़्यादा। विंग उसके पैरों पे मारता है, तभी वन चाओ को लगती है, वन चाओ को गुस्सा आती है, वो फेंक देता है अचानक से विंग को ज़मीन पे। तभी विंग मुंह के बल गिरता है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। विंग घबरा जाता है, बट सामने वांग जी था। विंग तुरंत ही क्रॉल करने लगता है। वन चाओ पैर पकड़ लेता है। अब उसे मज़ा आ रही थी, जैसा एटीट्यूड ये दोनों बाहर दिखा रहे थे, अब जब उसके सामने हैं और तड़प रहे हैं एक दूसरे के लिए, ये चीज़ वन चाओ को देख के मज़ा आ रही थी बहुत ज़्यादा। बहुत इंतज़ार कराया था वन चाओ को इन दोनों ने। जब विंग को वांग जी लेके भागा था तब वन चाओ बिल्कुल बौखला गया था, पागल हो गया था। उसे फ़ोटो देखने के बाद विंग की क्रेविंग हो रही थी, और जब उसे पता चला यहाँ आके कि विंग भाग चुका है और उसे एक नौकर भगा के ले जा चुका है, तब वन चाओ को बहुत गुस्सा आई थी। फिर उसने सर्चिंग स्टार्ट की थी विंग की और बहुत सर्च किया था, बट कोई भी नामो निशान नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मतलब वन चाओ बस ढूंढता रह गया इतने दिन, बट उसे विंग नहीं मिला, पता नहीं कहाँ जाके छुप गया था। यहाँ तक कि वन चाओ हॉस्पिटल तक पहुँच गया था जहाँ पे वांग जी विंग एडमिट थे, लेकिन अफसोस उसे वहाँ पे भी वो लोग नहीं मिले, वहाँ से भाग गए थे, पुलिस ने बताया। वन चाओ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, बट उसने अपनी सर्चिंग बंद नहीं की थी, फिर भी उसे नहीं मिला। एंड फाइनली उसे कॉलेज में जाके वो पर्सन मिला एंड उसकी सर्चिंग बंद हुई, एंड हुई। नाउ अब वो इंसान उसके सामने है, बट हाँ, जो उसका एटीट्यूड था और जो चीज़ उसे पता चली कि मैरिड है दोनों, ये जानने के बाद और ज़्यादा उसका गुस्सा भड़क गया। एक तो ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेट था, बौखलाया हुआ था, उसके बाद
उसका गुस्सा भी इंक्रीज़ हो गया। और फिर यहाँ पे वांग जी का मारना उसे, ये सब कुल मिला के उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। वन चाओ दोनों को देख रहा था, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए और एक दूसरे के पास जाने के लिए कैसे झटपटा रहे। वन चाओ स्माइल करता है और कहता है, कितना मज़ा आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना तुमने सर्वेंट, लेकिन तुम भूल गए मैं वन चाओ हूँ। ऐसे ही थोड़ी अपनी क्रूएलिटी के लिए मैं फेमस हूँ। तभी वांग जी देखता है, वांग जी की बहुत बुरी हालत थी। वांग जी अपने ब्लड से कवर बॉडी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, बट उसके हाथ बंधे हुए थे, वो हिल नहीं पा रहा था, प्लस उन लोगों ने पकड़ के भी रखा था। वन चाओ कहता है, इसे बांधो। फिर वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे टाई करने के लिए कहा जाता हुक जैसी। तभी वो लोग उठाते हैं और वांग जी के हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करते हैं, मतलब पहले ओपन करते हैं, फिर उसे बांधते हैं और ऊपर की तरफ लटका देते हैं। वांग जी देख रहा था, वांग जी स्ट्रगल कर रहा था, वो छूट नहीं पाता। वांग जी बस एक ही बार बोलता है, इसे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, उसे जाने दो। देखो मुझे मारना है तो मुझे मार दो, विंग को जाने दो अभी क्या भी। वन चाओ उसे देखता है और कहता है, हाँ तुम इसे बचाओगे, ये तुम्हें बचाएगा, लेकिन मैं दोनों को ही बचने नहीं दूंगा, समझे। ये कोई टीवी सीरियल या कोई मूवी नहीं है जो तुम दोनों एक दूसरे को बचाने की बेकार नाकामयाब कोशिश करो और मैं दोनों की सुनूं। वन चाओ विंग के बालों से पकड़ के उसे उठाने लगता है। विंग दर्द में आवाज़ करता है। विंग कहता है, हस्बैंड हस्बैंड मुझे बचाओ। विंग डर रहा था। वांग जी कहता, विंग फाइट करो अपने लिए। विंग विंग थोड़ा सा मोटिवेट होता है। विंग वांग जी को देखते हुए तुरंत ही टर्न होता है और वन चाओ को देता है मिला के उसके टमी पे। वन चाओ को थोड़ा लगता है, ज़्यादा नहीं। वो अपना टमी पकड़ता है और उसके हाथों से विंग के हेयर्स छूट जाते हैं। विंग घबराया हुआ देख रहा था। तभी उसके सारे जो गार्ड्स थे वो देखते हैं, इधर वन चाओ विंग को देखता है। वांग जी कहता, भागो भागो विंग। विंग भागने की कोशिश करता है, बट वो लोग सामने आ जाते हैं और डोर को बंद कर देते हैं। विंग डरा हुआ देख रहा था। विंग कहता, हस्बैंड हस्बैंड मैं कैसे जाऊँ हस्बैंड। वांग जी हेल्पलेस अपने आप को समझ रहा था। वांग जी थोड़ा सा पावर लगाता है और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश करता है उस हुक से, बट कुछ नहीं होता है। वन चाओ कहता है, बाहर निकलो, बाहर से जाके ये डोर बंद करो। तभी सभी लोग बाहर निकलते हैं। विंग बस देख रहा था, सबसे दूर था। विंग एक तरफ वन चाओ, कभी अपने हस्बैंड, कभी उन लोगों को देख रहा था। जैसे वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, विंग भागता है उनके पीछे। तभी वो लोग पकड़ लेते हैं और विंग को पुश करते हैं। विंग पीछे की तरफ गिर जाता है और वो लोग तुरंत ही बाहर निकल के बंद कर देते हैं दरवाज़ा। विंग जब तक क्रॉल करके जाता तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था। विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है और नॉक करता है और रिक्वेस्ट करता है कि डोर ओपन कर दे, बट कुछ नहीं होता है। वांग जी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग डोर को छोड़ता है और तुरंत ही वांग जी को जाके हक कर लेता है और कहता है, हस्बैंड बचा लो हस्बैंड। विंग वांग जी के हाथों को खोलने जैसे ही जाता है, तुरंत ही वन चाओ उसके बालों से पकड़ के पीछे करता है, छुड़ा देता है, दोनों को अलग कर देता है। विंग ने टाइट करके वांग जी के कपड़े पकड़े हुए थे, शर्ट उसकी, बट जैसे उसे अलग किया जा रहा था धीरे धीरे करके उसके हाथों से वांग जी की शर्ट छूट रही थी। वन चाओ उसे पीछे करता है। विंग को अपने सिर में दर्द होता है। वन चाओ उसे ले जाता है, डेविल स्माइल करते हुए, वांग जी को देखते हुए। वांग जी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग रो रहा था। विंग कहता है, हस्बैंड बचा लो, बट वांग जी कुछ नहीं कर पा रहा था। वांग जी गल्प करता है और फिर से छुड़ाने की कोशिश करता है, मतलब पूरी ताकत लगा रहा था। इधर जो विंग था उसे खींचते हुए वन चाओ ले जाता है और फेंक देता है बेड पे। विंग चिल्ला पड़ता है और कहता है, देखो देखो मुझे छूना नहीं, मैं बता रहा हूँ पहले। विंग आसपास कुछ ना कुछ ढूंढने लगता है कि वो खुद को सेव कर पाए इस हैवान से। वो धीरे से बेड पे चढ़ता है और एक बार वांग जी को देखता है और विंग के पैर को पकड़ता है। विंग घबरा जाता है। विंग नहीं चाहता था ये सब कुछ। विंग डरा हुआ था। विंग कहता है, हस्बैंड मुझे बचा लो। वांग जी अपने हाथों को बहुत ज़्यादा झटके से छुड़ाने की कोशिश करता है, बहुत टाइट करके उन लोगों ने उस हुक में टाई किया था। वांग जी की आंखों से आंसू बहते हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वांग जी अपनी मदर को याद करता है, ऐसी कुछ हालत उसकी मदर की थी। वांग जी कहता,
मैं अपनी मम्मा जैसा हाल विंग का नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। मैं इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। अगर विंग को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। विंग, अगर मैं उसे बचा नहीं पाया तो कैसा हस्बैंड। वांग जी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि वो दिल से मासूम था, बच्चा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। मतलब वो चाहता था विंग को बचाना, इस इंसान को बिल्कुल उससे दूर कर देना। उसकी हिम्मत भी कैसे हो रही है उसके विंग को टच करने की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वांग जी हेल्पलेस था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल रो रहा था। वांग जी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो आंखें बंद कर लेता है और वो सोच रहा था वो क्या करे, कैसे खुद को फ्री करे और विंग को बचाए। इधर विंग बहुत डरा हुआ था, वो बस ज़बान ही चला पाता था। अब उससे कुछ भी नहीं हो रहा था, उसका दिमाग नहीं चल रहा था। कहाँ फंस गया है वो आके। उसे लगा था कभी भी इस जगह की शक्ल नहीं देखेगा दोबारा और यहाँ कभी नहीं आएगा। लेकिन विंग को लग रहा था एक बार यहाँ आने के बाद जैसे कि इस जगह से वो जुड़ गया है और बार बार ये जगह उसे उस डर का एहसास दिला रही है जो उसको हुआ था जब उसे यहाँ लाया गया था। और वो फिर से उसी डर में जी रहा है। वो फिर से इसी घटिया जगह में आके फंस गया है। ऐसा लग रहा था उसे कि वो छूट नहीं पाएगा कभी भी अब इस जगह से। उसकी लाइफ एंड है। अब क्या होगा उसके हस्बैंड के सामने, क्या उसके साथ बुरा होगा। विंग ये सब कुछ सोच रहा था। तब अचानक से इस सोच से बाहर आता है वो, जब झटके से वैन चाओ उसे अपनी तरफ घसीटता है। तभी विंग हिट होता है उससे। वैन चाओ विंग के दोनों पैरों को पकड़ के अपनी तरफ करके तुरंत ही उसके ऊपर आता है और फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए वो विंग के कपड़ों को ओपन करना स्टार्ट करता है। वो भी खींच के, नोच के, फाड़ के। विंग बस चिल्ला रहा था बुरी तरीके से, इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था। अचानक से विंग की चिल्लाने की आवाज़ से वांग जी तुरंत ही आइज़ ओपन करता है। वैन चाओ इसमें करता और कहता है जितना मैंने इंतज़ार किया ना उससे बुरी तरीके से करूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं इनपेशेंट होता हूँ उतना ही ज़्यादा वाइल्ड हो जाता हूँ। विंग मुट्ठियाँ कस लेता है और उसे पुश करने लगता है और उसके हाथों को अपनी बॉडी से दूर करने लगता है। विंग कह रहा था अपने गंदे हाथ दूर रखना, मुझसे दूर रखना। बता रहा हूँ मैं कुछ कर दूँगा तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुका था, बिल्कुल घबरा गया था। विंग आसपास चीज़ें ढूंढ रहा था, पिलो जो भी हाथ लग रहा था उसके मुंह पे फेंक के मार रहा था। बट उससे वैन चाओ का कुछ होने वाला थोड़ी है, उसे हर्ट थोड़ी होगा। विंग पीछे होने की कोशिश करता है, वैन चाओ टाइट करके पकड़ लेता है और उसके बाद बस अब वो विंग को हिलने का मौका नहीं देता है। अभी तक वो जानबूझ के विंग को फ्री छोड़ रहा था कि विंग कितना ही भागेगा। मज़ा आ रही थी उसे अपने शिकार को ऐसे भगाने में, थकाने में। बट अब वो नहीं चाहता था कि टाइम वेस्ट हो उसका। बहुत इंतज़ार कर लिया उसने और बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। वैन चाओ पकड़ लेता है और उसे अपने पास करता है और विंग के दोनों हाथों को टाई करता है ऊपर की तरफ, उसके मतलब सिर की तरफ, और वो विंग की तरफ झुकता है। विंग चिल्लाता है और कहता है हस्बैंड। विंग बहुत बुरी तरीके से रोता है। तभी वांग जी अपने हाथों को फाइनली बहुत झटके से, मतलब अब वो विंग की तरफ बैक करता है और जो वॉल थी पीछे उस पर पैर लगाता है। उसे झटके से मतलब बार बार पैर लगा के हिट करता है खुद को। मतलब अब वो रुकने वाला नहीं था। अब वो एक सेकंड भी वेट नहीं कर सकता। उसके विंग को ये इंसान हाथ नहीं लगा सकता। वांग जी पैर मारता है बार बार उस वॉल पे और ख़ुद को झटके से पीछे मतलब खींचने की कोशिश करता है। जितने ज़्यादा फोर्स के साथ वो वॉल पे पैर मारेगा उतनी बुरी तरीके से झटके से वो पीछे जाएगा, जिसके बाद शायद उस हुक से वो रस्सी निकल जाए या तो पूरा हुक ही निकल जाए। इधर वैन चाओ देखता है कि ये इंसान पागल हो गया है, बट उसे पता था ये इतनी ईजीली छूट नहीं पाएगा उस हुक से। वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है और विंग का चिल्लाना और ज़्यादा स्टार्ट होता है क्योंकि विंग कुछ नहीं कर पा रहा था। विंग के दोनों हाथ वैन चाओ के एक हाथ में थे और विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो फटाफट विंग के कपड़े फाड़ देता है फ्रंट से। विंग आंखें बंद कर लेता है टाइट करके और विंग चिल्ला पड़ता है बुरी तरीके से।
वांग जी अब नहीं देखता है विंग की तरफ। अब वो फोकस करता है खुद को छुड़ाने में। एक बार बस वो छूट जाए। वन चाओ झुकता है धीरे से और विंग के चेस्ट पे किस करता है। विंग विंग दांत पीसता है और उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है। उसे इतना गंदा लगा था। विंग बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को इधर उधर मूव करने लगता है जिससे कि ये इंसान छू ना पाए उसे। विंग अपने पैरों को चलाने लगता है और एक दो रख भी देता है, बट वन चाओ उसे हटा देता है और वेट डाल देता है विंग पे, जिससे विंग बिल्कुल भी मूव ना कर पाए इधर उधर। विंग रोता है बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा और चिल्लाता है। इधर वन चाओ स्मिक करता है और विंग के नेक पे किस करता है। विंग विंग बस चिल्ला रहा था। इधर वांग जी अपने हाथों को छुड़ा रहा था और इतने ज़्यादा झटके के बाद जो रस्सी थी वो धीरे धीरे करके बहुत वीक हो गई थी। प्लस जो वो हुक था वो भी लूज़ हो जाता है, मतलब ढीला हो जाता है और वो निकलने वाला था। वांग जी फिर से पैर मारता है और अब की जब वो पैर मारता है उस वॉल पे, सीधे वो पीछे की तरफ गिरता है धड़ाम से। और फाइनली वांग जी अपने हाथों को देखता है जो कि फ्री थे। इधर वन चाओ उसके नेक पे, जो वीक था उसके नेक पे किस करने में बिजी था बहुत ज़्यादा और बाइट भी कर रहा था बुरी तरीके से। और विंग बस बिल्कुल वाइब्रेट हो रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जैसे कि वो बर्फ़ का बन गया हो ऐसा उसे लग रहा था, जम चुका था पूरी तरीके से। वांग जी तुरंत ही उठता है और आओ देखता है ना ताओ, भागता है वो सीधे विंग की तरफ। इधर वन चाओ उसे बाइट करता है ज़ोर से उसके नेक पे। विंग चिल्ला पड़ता है, तभी पीछे से आके उसे किक पड़ती है और वो धड़ाम से विंग के ऊपर ही गिरता है, बट वांग जी पकड़ लेता है कि पूरी तरीके से ना गिरे। वन चाओ को उसकी नेक से पकड़ के वांग जी पीछे करता है और धड़ाम से पीछे जो टेबल थी उसी पे फेंक देता है। वन चाओ जो सामान था उससे लड़खड़ा के नीचे गिरता है। इधर विंग बस वहीं पे फ्रीज था, बिल्कुल फ्रीज। वांग जी वन चाओ था उसके पास जाता है और उसे एक ज़ोर से किक करता है। तभी वन चाओ अपने टमी को पकड़ता है और उसे गुस्सा आती है, वो वांग जी को किक करता है। वांग जी 2 कदम पीछे हो जाता है और वो लड़खड़ा जाता है। इधर वन चाओ भी काफ़ी अच्छा था फाइट में, वो तुरंत ही उठने वाला था। वांग जी फिर से किक करता है और वन चाओ डिसबैलेंस होता है। वन चाओ भी वांग जी को किक करने वाला था, वांग जी हट जाता है। उसके बाद जो साइड में वाज रखा था वही उठा के उसके ऊपर फेंक के मारता है, वो वाज टूट जाता है और वन चाओ की खोपड़ी भी फूट जाती है। तभी वन चाओ अपना सर पकड़ लेता है और उसे गुस्सा आती है। वो तुरंत ही लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करता है, बट नॉन स्टॉप उसे पड़ना स्टार्ट होती है। मतलब वांग जी अभी रुकने वाला नहीं था, वो बस वन चाओ को हाथ पैर घुसेला जो मिल रहा था उससे मार रहा था, सामान चीज़, मतलब नॉन स्टॉप। अचानक से इतने ज़्यादा शोर की आवाज़ से तुरंत ही डोर ओपन हो जाता है और उसके लोग जो गार्ड्स थे वो आ जाते। इधर विंग विंग घबराते हुए जो ब्लैंकेट थी उसे खींच लेता अपने ऊपर और वो डरा हुआ था बुरी तरीके से। विंग तो कुछ नहीं कर रहा था इसलिए उसे कुछ नहीं किया जाता है, लेकिन जो वांग जी था उसे उसे पकड़ के मारने लगते हैं, मतलब कि तुरंत ही उसे दूर करने लगते हैं वन चाओ से। विंग जब देखता है कि उसका हस्बैंड इतनी बुरी कंडीशन में अकेले लड़ रहा है तो विंग उसे अकेले स्ट्रगल करने नहीं दे सकता था। इधर वो लोग वांग जी को डंडे से मारने वाले थे उसके सिर पे। विंग जाके सीधे उसी हालत में जैसा वो था, खुद को सही भी नहीं करता है और ना सोचता है कि उसे सब देख लेंगे। विंग जाके वो पकड़ लेता है और मारने नहीं देता है। तभी वो लोग देखते और विंग को दूर करने लगते हैं। विंग की हालत देख रहे थे वो लोग। विंग को अभी अपनी इज्जत अपनी शर्म से ज़्यादा वांग जी की ज़िंदगी प्यारी थी। विंग कहता हाथ मत लगाना मेरे हस्बैंड को। विंग दोनों हाथों से उस डंडे को पकड़े हुए था। वो लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरा इंसान आ रहा था, विंग दूसरे हाथ को लगा देता है और वो वांग जी को प्रोटेक्ट कर रहा था पीछे से, बैक साइड से। इधर वांग जी बचने की कोशिश कर रहा था और वो किक ही किक दे रहा था, मतलब वन चाओ को उठने नहीं दे रहा था। तब तक शोर होता है थोड़ा सा और दोनों ही ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि दोनों ही बिजी थे। अचानक से वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है। विंग गहरी सांस लेता है और उससे दूर किया जाता है उन लोगों को। विंग सर ऊपर करके देखता है। इधर वांग जी भी अचानक से जब झटका लगा उन लोगों को दूर किया गया वांग जी से, तो वांग जी भी लड़खड़ा के सामने वाली टेबल का सहारा लेता है और उसी पे गिर जाता है। और जो विंग था वो तो सीधे, मतलब उसके हाथों से जब दूर किया जाता है उन लोगों को, तो विंग को भी एक झटका लगता है क्योंकि उस जो स्टिक थी उसे उसने टाइट करके पकड़ा हुआ था और जब वो स्टिक उसके हाथों से छूटती है तो वो डिसबैलेंस होता है और उसे कुछ नहीं दिख रहा था, सब ब्लर था क्योंकि वो बहुत रोया था, इसलिए बस वो डंडे दिख रहे थे यानी स्टिक। विंग के हाथों से जब उसे छुड़ाया जाता है तो विंग
को झटका लगता है और वो ज़मीन पे गिरता है सीधे, और वो बस पड़ा हुआ था। इधर वांग जी जैसे ही दोनों उठते हैं तभी देखते हैं सामने कोई और नहीं, ली था, जिसके साथ कुछ लोग थे। तभी ली और उसके दोस्त, मतलब जिन्होंने वांग जी को पीटा था, लाइक फाइट की थी उससे, उसके साथ वही लोग थे, वही दोस्त, वही ली। विंग देख रहा था। विंग नीज फोल्ड करके दोनों हाथ ज़मीन पे रख के बस ऊपर की तरफ देख रहा था। ली नॉन स्टॉप मार रहा था। तभी विंग घबरा जाता है। वहाँ पे पुलिस भी एंटर होती है। वांग जी देखता है और वो तुरंत ही वेंचो को छोड़ता है। वेंचो तो काफ़ी ज़्यादा अधमरा हो गया था जैसे वांग जी ने मारा था उसे। वांग जी लड़खड़ाते हुए विंग के पास जाता है और उसे कवर कर लेता है खुद से, मतलब कि कोई उसे देख ना पाए। विंग जैसे अपने हस्बैंड को महसूस करता है, वो हक कर लेता है। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता है और बिल्कुल कंडीशन सही नहीं थी वांग जी की। वो बिल्कुल ब्लडी आई से देख रहा था क्योंकि उसकी आंखों में पूरा ब्लड हो गया था, जिसकी वजह से उसे सही से कुछ दिख नहीं रहा था। इधर पुलिस अंदर एंटर होती है और सभी को पकड़ने लगती है। इधर वो वेंचो को देखती है पुलिस। वेंचो को तुरंत ही देख के पहचान जाते हैं कि ये CEO है वन कंपनी का, और वो लोग हैरान थे। बट उन्हें ऑर्डर मिला था तो ऑब्वियस है उन्हें पकड़ना ही पड़ेगा, यहाँ के सारे लोगों को, उसमें वेंचो भी इंक्लूड होगा। वेंचो को उठाया जाता है। वेंचो भी सही सेंस में नहीं था, थोड़ा सा रिलैक्स करता खुद को, और जब तक वो काम डाउन होता तब तक उसे बाहर ले जाया जाता है रूम से। इधर बाकी सभी को पकड़ के पुलिस ले जाती है। उसके दोस्त शांत होते हैं और वो लोग जाके सीधे वीडियो बनाते हैं। बस यहाँ पे ली ही बचता है, और ली धीरे से टर्न होता है और देखता है। ली आता है विंग और वांग जी के पास, जो कि दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे ज़मीन पे। ली धीरे से बैठ जाता है और वो जो बेडशीट थी उसे खींच लेता है और उसे विंग के ऊपर कवर करता है। धीरे से विंग देखता है। ली विंग को देख रहा था और वांग जी को। वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है। दोनों बिल्कुल घबराए हुए थे। ली कहता है, ये सब क्या है? विंग वांग जी दोनों बिल्कुल कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे। वांग जी बेहोश हो जाता है। ली उसे पकड़ लेता है। विंग चिल्ला पड़ता है। विंग कहता है, मेरा हस्बैंड, इन्हें बचा लो प्लीज़। ली चेक करता है वांग जी को। वांग जी का बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया था और उसकी सांसें भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। ली कहता है, विंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बुरी है, ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। विंग घबरा जाता है। ली वांग जी को कमर से पकड़ के उठाने लगता है और आराम से वांग जी उठ भी जाता है क्योंकि वांग जी ज़्यादा हैवी वेट का नहीं था। वांग जी को पकड़ता है ली और उसे उठाता है अच्छे से हक वाली पोजीशन में, और विंग को हाथ देता है एक। विंग उस बेडशीट को अपने ऊपर धीरे से कवर करता है और ली का हाथ पकड़ता है और उठ जाता है। विंग कहता है, ली प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचा लो, मैं इन्हें खो नहीं सकता। तुरंत ही ली उसे साइड से हक करता है और कहता है, चुप हो जाओ। ली वांग जी को कमर से पकड़ के बाहर की तरफ ले जाने लगता है। तभी उसके दो दोस्त आते हैं अंदर देखने। वो देखते हैं कि ली वांग जी को पकड़ के ला रहा है। वो दोनों तुरंत ही भाग के आते हैं और कहते, क्या हुआ है? ली कहता है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तभी दोनों लोग कहते हैं, हमें एम्बुलेंस को तुरंत बुलाना पड़ेगा। ली कहता है, टाइम नहीं है, हालत बहुत ख़राब है, कार निकालो अभी के अभी, हमें अभी जाना होगा। तभी वो लोग कहते हैं, और पुलिस? ली कहता है, मैं देख लूँगा, डैड से बोल दूँगा, तुम चलो। तभी वो लोग उठाते हैं तुरंत ही, मतलब वांग जी को पकड़ लेते हैं वो लोग तुरंत ही, दोनों उठा लेते और ले जाते वांग जी को। विंग जा रहा था और वो चल नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा हड़बड़ा गया था और इस सब में उसे भी चोट लगी थी। विंग को वो पकड़ के ले जा रहा था। ली कहता है, विंग काम डाउन, सब ठीक होगा, वांग जी भी ठीक हो जाएगा। विंग घबराया हुआ था, बुरी तरीके से रो रहा था, ऐसे जैसे कि अगर वांग जी को कुछ हो गया तो विंग को कुछ हो जाएगा। ली उसे फटाफट ले जाता अपने साथ पकड़ के कमर से। इधर पुलिस ने पूरा इस जगह को घेर लिया था और यहाँ पे अब कार्रवाई स्टार्ट हो गई थी। उसमें सभी लोग पकड़े गए थे। इस समय किसी से ली को मतलब नहीं था और ना विंग को। वो लोग बस सीधे जा रहे थे और वो जाके सीधे कार में बैठते हैं। ली वांग जी
और विंग पीछे थे, बाकी उसके दोस्त आगे, और बाकी के जो बचे हुए दोस्त थे वो यहीं पे रुके थे पुलिस के साथ। यहाँ से सीधे वांग जी को ले जाया जाता है हॉस्पिटल। वांग जी की जो ब्रीथिंग थी काफ़ी स्लो हो गई थी और वो सही से सांस नहीं ले पा रहा था, मतलब वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वहीं घबरा जाता है। वहीं के लैब पे सर था वांग जी का। वहीं कहता ये ऐसे क्यों सांस ले रहे हैं, ये ऐसे सांस ले रहे हैं जैसे। विंग विंग रो भी नहीं पा रहा था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मतलब जैसे कि वो बात भी नहीं कर पा रहा है, उसका ब्रेन काम करना बंद कर चुका था। विंग विंग धीरे से कहता, वांग जी आपको आपको कुछ नहीं हो सकता, देखो देखो मेरी तरफ। बट वांग जी रिएक्ट नहीं कर रहा था। ली कहता, विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। विंग कहता, इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना। ली कहता, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ विंग। वो धीरे से विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है और अपने पॉकेट से हैंकी निकालता है और तुरंत ही वांग जी के सिर पे बांधता है टाइट करके, क्योंकि सर से खून ज़्यादा बह रहा था। तभी विंग कहता है, वांग जी आँखें खोलो, मुझे देखो ना प्लीज़। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और विंग बस पूरे रास्ते रोता रहता है। और कुछ देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिर फटाफट वांग जी को निकाला जाता है और उसे एडमिट कराया जाता है। बाकी चारों लोग बाहर बैठे थे। फिर विंग को भी जो ली था वो भेज देता है कि जाओ जाके ट्रीटमेंट कराओ। विंग जा नहीं रहा था, ज़बरदस्ती ली भेजता है। उसके बाद दोनों का ट्रीटमेंट चलता है। विंग को फटाफट बैंडेज करके भेज दिया जाता है क्योंकि विंग डेस्परेट था। वो वापस से आ जाता है ली के पास और ऑपरेशन रूम के बाहर ही बैठ जाता है और विंग रोए जा रहा था। ली उसे शांत कराता है और कहता है, ऐसा मत करो विंग, शांत हो जाओ, तुम अपनी हालत ख़राब कर लोगे, वांग जी को कुछ नहीं होगा, देखो वो ठीक हो जाएगा। तभी उनमें से कुछ डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीरियस है, बचाना मुश्किल है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तभी कहते हैं, खून की ज़रूरत है, ब्लड की, वो हमारे पास है नहीं। ली तुरंत ही खड़ा होता है और कहता है, आप मेरे साथ चलिए। उसके बाद वो जाता है। विंग डरा हुआ था, तभी उसके दोस्त देख रहे थे। वो धीरे से आते और कहते, विंग शांत हो जाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा। विंग बस रोए जा रहा था हेड चेक करके। इधर ली जाता है, डॉक्टर से बात करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, बताइए, अरेंजमेंट कराता हूँ। तभी वो बताते हैं। ली कहता है ठीक है। फिर वो कॉल करता है और ब्लड बैंक से पता करता है, अपने सोर्सेस का यूज़ करता है। एंड कुछ देर बाद ली वापस आता है। विंग रोए जा रहा था। ली आके बैठता है विंग के साइड में और कहता है, विंग शांत हो जाओ, वांग जी ठीक हो जाएगा। विंग हेड चेक करता और कहता, नहीं, उन्हें कुछ हो जाएगा, मैं जी नहीं पाऊँगा अगर उन्हें कुछ हो गया। ली कहता, देखो मैंने बात की है, ब्लड का अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वांग जी को कुछ नहीं होगा। एक डॉक्टर आके कहते हैं, ब्लड का जल्दी अरेंजमेंट करिए, टाइम कम है, बचाना मुश्किल हो रहा है। तभी वो तुरंत ही घबरा जाता है और कहता है, मैंने बोल दिया जल्दी ब्लड शायद अरेंज हो जाए। विंग देख रहा था, जैसे विंग को सांस नहीं आ रही थी ऐसा हो रहा था उसके साथ। विंग हेड चेक करता है और उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं 3 इयर्स बाद का, जहाँ पे एक ऑफिस रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ विंग बैठा हुआ था और लैपटॉप पे कुछ वर्क कर रहा था। तभी सामने से एक पर्सन आता है और कहता है, फाइनली डील हमारी हुई। तभी विंग अपनी नज़रें ऊपर करता है और कहता है, क्या सच में? तभी सामने वाला पर्सन कहता है, यस। विंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है ली कहता है, आखिरकार तुमने इस प्रोजेक्ट पे इतना काम जो किया था, तुम्हारी मेहनत है। तभी विंग कहता है, प्रेजेंट तो तुमने किया ना? तभी ली कहता है, हाँ। विंग चुप था। ली कहता है, घर चले? तभी विंग कहता है, हाँ चलो। विंग सामान को पैक करता है और लैपटॉप को बंद। ली कहता है, क्या आज का काम हो गया? विंग कहता है, थोड़ा रह गया है, क्या मैं कल कर लूँ? ली कहता है, ऑफ कोर्स, चलो। उसके बाद विंग उसे बंद करके रखता है अपने बैग में और वहाँ से उठता है। ली कहता है, मैं कीज़ लेके आता हूँ, ओके? तभी विंग कहता है,
उसके बाद विंग बाहर निकलता है, पीछे से ली आता है। उसके बाद दोनों जा रहे थे। फिर उसके बाद वो लोग कार में जाके बैठते हैं एंड ली बैठा हुआ था, विंग को देख रहा था। विंग चुपचाप था, बाहर की तरफ देख रहा था। ली कहता है कुछ सामान तो नहीं लेना है ना, क्योंकि आज सैटरडे है, तो अगर कुछ ख़त्म हो गया हो तो ले लो, क्योंकि फिर मैं बिज़ी रहूँगा। तभी विंग कहता है हाँ, सोच तो रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ले लूँ, ख़त्म हो गई घर में। ली कहता है ठीक है, तो फिर घर चलने से पहले हम कुछ ले लेते हैं। विंग कहता है ओके। उसके बाद ली कार ड्राइव करके सीधे जाता है मॉल के सामने, और उसके बाद दोनों उतरते हैं। विंग जाता है शॉपिंग मॉल और कुछ घर का सामान, ग्रॉसरीज, ये सब कुछ लेता है। विंग सारा कुछ ख़रीदने के बाद ली पेमेंट करता है। विंग सारा सामान कार में रखता है। ली विंग के पास आता है और कहता है कुछ खाओगे? विंग कहता है नहीं। ली कहता है क्या पैक करा ले, घर पे खाएंगे? विंग कहता है ठीक है। ली कहता है ठीक है, तो तुम एक काम करो, कार में वेट करो मेरा, मैं आता हूँ। तभी विंग कहता है ओके। फिर विंग जाता है, जाके बैठ जाता है कार में और ली का वेट करता है। कुछ देर बाद ली आता है। उसके बाद वो आके कार में बैठता है, सामान पीछे रखता है और कहता है फाइनली सब कुछ हो गया है, 10 बज गए, काफ़ी टाइम हो गया। विंग कहता है मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है आज। ली कहता है बैक टू बैक इतना काम था, बाहर भी जाना पड़ा हमें 2 बार, तो हाँ थकान तो फील होगी। तभी विंग कहता ली ड्राइव करता है और वहाँ से वो लोग ड्राइव करके एक मेंशन के सामने आके रुकते हैं। विंग देखता है। उसके बाद ली डोर ओपन करता है, बाहर आता है, सामान निकालता है। इधर विंग भी उतरता है और सामान निकाल रहा था। विंग खाने का सामान लेता है, ली घर का। उसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। फिर विंग पासवर्ड डालता है और अंदर एंटर होता है। ली भी पीछे से आता है और डोर को बंद करता है अपने पैर से और वो लॉक हो जाता है, ऑटोमेटिक था। तभी वो दोनों अंदर आते हैं। ली कहता है सर्वेंट से ये सामान ले जाओ, वहाँ पे एक कुक था। तभी वो सर्वेंट आता है और तुरंत ही ग्रॉसरीज़ का और घर का इम्पोर्टेंट सामान ले जाता है। विंग कहता है इसे भी ले जाओ, फिर वो खाना भी ले जाता है। विंग कहता है थोड़ी देर में इसे निकाल देना, ठीक है, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। तभी वो पर्सन कहता है ओके। ली कहता है बहुत थकान हो गई, चलो रूम में चलते हैं। तभी विंग कहता उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर रूम में पहुँचते हैं। विंग डोर ओपन करता है, अंदर आता है। विंग कहता है मिस्टर शी। तभी मिस्टर शी कहते हैं ओह विंग, तुम्हारा ही वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से, लेट कर दिया आने में, तुम्हें इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। तभी विंग अंदर आता है और सामने देखता है, एक स्माइल करता है। सामने बेड पे उसका हस्बैंड था, वांग जी, जो कि लेटा हुआ था। तभी शी कहता है तुम आओ बैठो आके। विंग देखता है, वांग जी बस देख रहा था चुपचाप। विंग कहता है कैसे हैं आप? वांग जी चुप था, बस शांत। तभी शी कहते हैं ये ठीक है पहले से, इन्हीं के बारे में बताने के लिए मैं अभी तक रुका था। विंग कहता है आपने चेकअप तो कर लिया है ना अच्छे से? तभी वो कहते हैं हाँ। मिस्टर शी बोलते हैं वांग जी। तभी वांग जी धीरे से बेड पे हाथ रखता है और उठने लगता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता है वांग जी। वांग जी धीरे से हाथ रख के उठता है। तभी मिस्टर शी कहते हैं अभी शाम में मैं चेकअप करने आया था, ये खुद से हुआ था, ये खुद से अपनी बॉडी मूवमेंट कर पा रहे हैं। तभी विंग खुश हो जाता है और खड़ा हो जाता है बेड से। विंग कहता है वांग जी आप बॉडी मूवमेंट कर पा रहे हैं? वांग जी देखता है और हाँ में सिर करता है। विंग कहता है आप कल ही होश में आए और आज आप बॉडी मूवमेंट भी कर रहे हैं, ये सच में बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। वांग जी देख रहा था काफ़ी सीरियस फेस के साथ। विंग तुरंत ही आता है और हक कर लेता है। वांग जी शांत था। तभी मिस्टर शी कहते हैं ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी पीछे से ली आता है और कहता है विंग
तभी वो देखता है कि विंग ने हक किया वांग जी को। तभी ली कहता, अरे वाह, वांग जी को तुमने उठाया या फिर ये? तभी मिस्टर शी कहते हैं वो खुद उठे। तभी ली कहता, हाँ मैं देख रहा हूँ, बेड पे हाथ रखे। वांग जी, क्या तुम ठीक हो? वांग जी देख रहा था लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। विंग कहता, बोलिए ना, आप ठीक तो है ना? कल तो बोल लेते, थोड़ा बहुत तो बोलिए। वांग जी कहता, ठीक हूँ। विंग कहता, ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है ना ली? तभी ली कहता, बहुत ज़्यादा। और वो आता है, विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है। वांग जी देख रहा था। तभी ली कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। और वो वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है, फाइनली तुम अब ठीक हो वांग जी। फिर ली कहता है, डॉक्टर मुझे आपसे बात करनी है, आप ज़रा मेरे साथ चलिए। तभी डॉक्टर जाते हैं और बात करने लगते हैं। विंग तुरंत ही वांग जी के साइड में आराम से बैठ जाता है और वांग जी को भी हेडबोर्ड से टेक दिलाता है और कहता है, वांग जी आप कुछ लेंगे? क्या आपको कुछ चाहिए? वांग जी देखता है और कुछ कहता नहीं है। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है और कहती है, मुझे इनके कपड़े चेंज करने हैं, क्या आप बाहर जा सकते हैं? तभी विंग कहता, अब मैं कर दूँगा। तभी वांग जी धीरे से कहता है, बाहर जाओ, तुम बाहर जाके वेट करो और बात करो डॉक्टर से, मैं ठीक हूँ और ये कर देंगी चेंज। विंग देख रहा था। विंग कहता, लेकिन हस्बैंड? वांग जी कहता, जाओ विंग। विंग कहता, ठीक है। विंग उठता है और बाहर चला जाता है। वांग जी देख रहा था। फिर नर्स आती है और वांग जी के कपड़ों को चेंज करना स्टार्ट करती है और उसके बाद चेंज वगैरह करके उसे आराम से बिठा देती है। वांग जी धीरे से बैठा हुआ था और आंखों को बंद कर लेता है। इधर विंग बाहर जाता है। फिर ली डॉक्टर से बात कर चुका था। डॉक्टर कहते हैं, अब मुझे कल से आने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना कि ये चलते फिरते रहें, ठीक है? इन्हें वॉक कराइए, जितना ज़्यादा वॉक कराएंगे उतनी जल्दी रिकवर होंगे, क्योंकि अभी ये डीप स्लीप से बाहर आए और बॉडी फ्रीज़ है। बॉडी वापस से पहले जैसे वर्क करे उसके लिए इनका हाथ पैर चलाना ज़रूरी है। उसके लिए गार्डन में ही इन्हें वॉक कराइए। और मेरे ख्याल से मिस्टर वे, आपको इनके साथ रहना चाहिए अभी के लिए। कुछ टाइम काम से ब्रेक लीजिए और इनके साथ ही रहिए। तभी ली कहता, विंग पर कल तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एक काम करना, मुझे लैपटॉप दे देना, ठीक है? जो भी काम तुमने किया है मुझे दे देना, मैं उसे कंप्लीट कर दूँगा, ओके? विंग कहता है, ओके। ली कहता है, डॉक्टर तो क्या अब आप नहीं आएंगे? तभी डॉक्टर कहते हैं, नहीं, अब मेरे आने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सब डन हो चुका है, वो पूरी तरीके से ठीक है। तभी ली कहता है, चलिए तो फिर मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। फिर ली चला जाता है डॉक्टर को छोड़ने। इधर विंग काफ़ी खुश था। विंग धीरे से अंदर आता है जब वो नर्स बाहर निकलती है। विंग कहता है, क्या उनका काम हो गया है? तभी नर्स कहती है, हाँ मैंने चेंज करा दिया, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अब मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है, अब वो ठीक है, तो यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी विंग कहता है, ओके। ये नर्स डॉक्टर और हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड कराई गई थी वांग जी को, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। नर्स वहाँ से निकल लेती है। ली अंदर आता है डॉक्टर को छोड़ के और कहता है, विंग तो फिर मिलते हैं डिनर पे। तभी विंग कहता है, हाँ अब मैं जा रहा हूँ रूम में, ओके? तभी ली कहता है, ओके। उसके बाद ली अपने रूम में जाता है और विंग अपने रूम में। दोनों ही अपने अपने रूम में जा चुके थे। दोनों का रूम आमने सामने था। विंग डोर ओपन करके अंदर आता है। वांग जी बस आंखें बंद करके बैठा हुआ था। विंग डोर को बंद करता है। उसकी आवाज़ से वांग जी आइज़ ओपन करता है और विंग को देखता है। विंग वांग जी को देखता है। अभी इस समय रूम में कोई नहीं था। माहौल पूरा शांत था। सब कुछ थम चुका था। विंग देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी की तरफ कदम बढ़ाता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के सामने आके बेड पे बैठ जाता है और बस वांग जी को एकटक देख रहा था। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है। विंग कहता है, हस्बैंड। वांग जी चुप था। विंग कहता है, आप
आप ठीक हैं? वांग जी इग्नोर करता है इस क्वेश्चन को। वहीं कहता है, हस्बैंड